हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज आओ कुछ नया सीखो में जिस भाग में हम आज चर्चा कर लेकर आए हैं वो है गोल्ड लोन से रिलेटेड। गोल्ड लोन किस तरीके से, क्या उसके मायने हैं, किस तरीके से उसे प्रोसेस किया जाता है, डिसबर्स किया जाता है, इस वीडियो में उसका एंड टू एंड पूरा प्रोसेस हम लोग समझेंगे। बहुत समय से मेरे दर्शक एक डिमांड लेके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते रहते थे कि गोल्ड लोन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, क्या तरीका है गोल्ड लोन लेने का, क्या किसी के पास किसी भी तरीके का गोल्ड है तो क्या उसे लोन मिल सकता है, अगर है तो कितना मिलता है, और एक्चुअल में जो बातें ध्यान रखने वाली हैं गोल्ड लोन लेते समय या लेने से पहले वो क्या है, या गोल्ड लोन लेने के बाद भी क्या ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से कई लोगों के सिबिल खराब हो जाते हैं। इन सारी विषयों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत रोचक है, इंपॉर्टेंट है, ज्ञानवर्धक है। वीडियो पे बने रहिए। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप सारी समय पे वीडियो देखते रहें। देखिए, गोल्ड लोन है क्या? गोल्ड लोन सिर्फ ये नहीं है कि आपको, आपके पास कोई ऑर्नामेंट है, आपके पास किसी भी तरीके का किसी भी फॉर्म में गोल्ड है तो आपको उस पे लोन मिल ही जाएगा। बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसमें आपके पास रखा हुआ गोल्ड मॉर्टगेज करने योग्य ही नहीं है, यानी कि उसको गिरवी रख के आप लोन ले ही नहीं सकते। आपको लोन किन से लेना चाहिए, यानी कि गोल्ड लोन अगर आप लेना चाहते हैं, आपकी ज़रूरत है गोल्ड लोन लेने की, तो आपको किसके पास जाना चाहिए? और भी कुछ सवाल हैं जैसे कि गोल्ड लोन, आपके पास गोल्ड है तो किस तरीके का गोल्ड और कितना, अगर मार्केट वैल्यू उसकी क्या है, आपने जब लिया था उसकी आपके पास रसीद है या नहीं है? ऐसे बहुत सारे सवाल गोल्ड लोन लेने से पहले आपके मन में आते हैं। ये वीडियो उन्हीं शंकाओं को, उन्हीं कारणों को खोजने के लिए है। आप गोल्ड लोन लेना चाहते हैं, आपके पास गोल्ड भी है, अब किससे लें, और पूरा करने के लिए आपको गोल्ड लोन ही लेना चाहिए या कोई और लोन भी है? आपकी इसी सभी शंकाओं का समाधान करने के लिए चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और सबसे पहले ये जानते हैं कि गोल्ड लोन का प्रोसेस क्या है, गोल्ड लोन है क्या, कैसे मिलता है और कंपनी उसे प्रोसेस कैसे करती है। गोल्ड लोन लेने से पहले ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद ज्ञानवर्धक रहेगा। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो आ गए हैं जी हम अपनी स्क्रीन पे गोल्ड लोन के लिए, और आज जो हम जानकारी एकत्रित करेंगे वो है गोल्ड लोन से संबंधित। तो चलते हैं गोल्ड लोन के बारे में समझते हैं पहले कि गोल्ड लोन किस तरीके से हम लोग वर्क करते हैं, डिसबर्समेंट करते हैं और आखिर प्रोसेस होता कैसे है गोल्ड लोन में। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ फीचर्स समझ लेते हैं कि सबसे पहले गोल्ड लोन जो लिया जाता है वो किस लिए लिया जाता है। सबसे पहले गोल्ड लोन में आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नीड्स की, यानी कि आपको गोल्ड लोन की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जब आप गोल्ड लोन लेने जाते हैं डेफिनेटली आपकी एक रिक्वायरमेंट होती है, एक नीड होती है, एक ज़रूरत होती है जिसके लिए गोल्ड लोन लिया जाता है। और उसके बाद आता है टाइप ऑफ एसेट्स, यानी एसेट क्या होती है, जो आपका गोल्ड है वो आपकी एसेट है, वो आपकी संपत्ति है। तो वो किस किस तरीके की गोल्ड की संपत्ति हम लोग इसमें रख सकते हैं, गोल्ड एसेट रख सकते हैं। आइडेंटिफाई ऑफ लोन प्रोवाइडर, यानी कि लोन कौन प्रोवाइड करेगा। देखिए, हमारे पास नीड आ गई, हमारी ज़रूरत आ गई, हमारे पास हमारी एसेट्स है जिसको हम मॉर्गेज कर देंगे गोल्ड लोन में, और अब ये गोल्ड लोन प्रोवाइड कौन करेगा। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई ऑफ गोल्ड लोन प्रोवाइडर, और उसके बाद प्रोसेस होता है कि ये हमारे पास तीन चीज़ें हो गई, नीड आ गई, टाइप ऑफ एसेट्स आ गए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोन प्रोवाइडर आ गए, और उसके बाद प्रोसेस, यानी कि इसको प्रोसेस कैसे करना है। अलावा इसके जो लास्ट प्रोसेस है वो है डिसबर्समेंट का, कि ये सब चीज़ें होने के बाद अब हमारी डिसबर्समेंट कैसे होगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ नीड्स, टाइप ऑफ एसेट, आइडेंटिफाई ऑफ लोन प्रोवाइडर, प्रोसेस और डिसबर्समेंट। चलते हैं अपने पहले कंटेंट की तरफ जिसमें है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नीड। यहाँ पे जब हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड करते हैं तो नीड में सबसे पहले जो हमारी ज़रूरत है वो क्या हो सकती है। सबसे पहले होता है एंड यूज़, यानी कि हमें किस लिए पैसा चाहिए। आपको घर के लिए चाहिए, आपको पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, और आपको किस मतलब मैरिज में चाहिए, मेडिकल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, किसी भी तरीके की आपका एंड यूज़ है वो किस लिए चाहिए। लोन का अमाउंट क्या होना चाहिए, आपके पास आपकी ज़रूरत है
कि आपको मेडिकल के लिए चाहिए, आपको फर्नीचर लेना है, अर्जेंसी आ गई है, आपको कुछ भी, आपको कैश क्रंच हो गया है या बिजनेस में कोई ज़रूरत पड़ गई है, उसके बाद आपको कितना लोन चाहिए ये डिसाइड करिए। इसके बाद होता भी यही है कि ज़रूरत के बाद लोन अमाउंट क्या है ये देखा जाता है कि मुझे 2 लाख चाहिए, 50,000 चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, कितना लोन चाहिए। और उसके बाद हमारे पास आता है टेन्योर कि हमें कितने टाइम के लिए लोन लेना है। आपके पास ज़रूरत है, आपको कैसे लोन को अपना पहचानना है, सबसे पहले एंड यूज़ की आपको करना क्या है। जाहिर सी बात है, जब कोई लोन लेने जाता है तो उसकी ज़रूरत होती है तभी वो लोन लेता है, ज़रूरत के बगैर लोन नहीं लिया जाता। लोन अमाउंट क्या है, सब उसके बाद दूसरा सवाल आता है कि आपको लोन कितना चाहिए, और तीसरा और आखिरी कि आपको कितने टाइम के लिए लोन लेना है। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड जो है वो गोल्ड लोन की हम लोग इन 3 चीज़ों से डिसाइड करते हैं। अब एंड यूज़ हमारा हो गया कि हमें किस लिए चाहिए, यानी हमें फर्नीचर लेना है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, बिजनेस है, हमारे पास कैश क्रंच है। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग सैलरीड हैं उनकी सैलरी या वो शिफ्ट करते हैं जॉब, तो 1 महीने का गैप आता है, हालांकि वो फिर जो है बाद में उनकी सैलरी मिल जाती है 2-3 महीने में, लेकिन उस महीने जब पैसे नहीं आ रहे तब आपको क्या करना है। तो ऐसे में गोल्ड लोन लिया जाता है। लोन अमाउंट कितना है वो डिसाइड किया जाता है कि आपको लोन कितना चाहिए, और टेन्योर की मुझे 6 महीने के लिए चाहिए, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए। ये 3 चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने कवर करी गोल्ड लोन में टाइप ऑफ नीड के लिए, कि हमें आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है। अब हमारा दूसरा जो है कंसर्न आता है टाइप ऑफ एसेट्स की। हमारे पास हमें ज़रूरत तो है, लेकिन अब हम अपनी ज़रूरत के लिए कौन सी ऐसी हमारी गोल्ड की चीज़ें हैं जो रख सकते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ एसेट्स में हमारे पास 2 हैं। पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हम रखते हैं गोल्ड लोन में। रिंग यानी कि जो सोने की आपकी अंगूठी है, आप वो रख सकते हैं। आप नेकलेस, जो आपका गले का हार होता है, वो रख सकते हैं। और बैंगल्स यानी चूड़ियाँ, कंगन जो आपके पहनने के होते हैं, कड़े सोने के, ये आप रख सकते हैं। ईयर रिंग्स यानी कि कानों के जो झुमके हैं, जो कानों की बालियां हैं, वो आप गोल्ड लोन में रख सकते हैं। चेन होती है कमर में भी बांधने वाली, कुछ लोग पहनते हैं तागड़ी चेन, और गले की चेन या हाथ में कोई चेन अगर कुछ होती है। स्टड्स यानी कि जो आपके ईयररिंग्स होते हैं, ईयररिंग्स के पीछे जो उसको टाइट करने के लिए स्टड लगाया जाता है, वो भी सोने का होता है। अमूमन लोग सोने का ही बनाते हैं, कुछ लोग वो पीतल का ले लेते हैं, लेकिन अगर वो सोने का है स्टड, यानी कि जो ईयर रिंग्स को टाइट करने के लिए होता है, कान के पीछे बैक साइड में लगता है, वो स्टड अगर आपके पास है तो आप वो भी मॉर्गेज यहाँ पे रख सकते हैं। और टो रिंग यानी कि जो पैरों में पहनने की जो रिंग होती है, नोज पिन जो ये नथनी होती है, ये मांग टीका, ये भी आप रख सकते हैं। अब क्या चीज़ें हैं जो गोल्ड लोन में नहीं रखी जा सकती। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है कॉइन्स। आप गोल्ड के कॉइन्स या सिक्के अगर आपके पास हैं तो वो आप मॉर्गेज नहीं कर सकते। इसके बाद आता है जेम्स ज्वेलरी, यानी जिनमें कोई मोती लगा हो या आपके कोई सोने की अंगूठी हो जिसमें कोई नग लगा हो, जैसे मूंगा, नीलम या पुखराज लगा हुआ है, ऐसी ज्वेलरी जिसमें जेम्स लगे हैं वो नहीं ली जा सकती। इसके अलावा गोल्ड के बिस्किट, कुछ लोगों का शौक होता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट उन्होंने करी, गोल्ड के बिस्किट ले आए, लेकिन ऐसी चीज़ों को गोल्ड लोन में हम मॉर्गेज नहीं कर सकते। इसके अलावा गोल्ड के पीस, जैसे कुछ पुराने किसी के पास सोना रखा है, उसे तोड़ दिया या बिस्किट तोड़ दिया, या किसी के पास, कईयों के पास ब्रिक होती है सोने की, ईंट जैसी कुछ बड़ी वस्तु होती है, उसे वो तोड़ देते हैं, थोड़ा थोड़ा वो मॉर्गेज करते हैं। ऐसे टूटा हुआ गोल्ड भी नहीं रखा जाता, या आपके पास कोई ऑर्नामेंट वो टूट गया उसे भी नहीं रखा जाता। ब्रिक जो सोने की ईंट आती हैं वो भी हम लोग मॉर्गेज में नहीं डाल सकते। पेंटेड गोल्ड, जो ऑर्नामेंट, जो आपकी ज्वेलरी है अगर गोल्ड की है और उस पर पेंट हुआ है, कुछ लोग सुहागा या कुछ और पेंट लगा लेते हैं गोल्ड को अट्रैक्टिव कराने के लिए, कुछ ऐसे आपने देखे होंगे डिज़ाइन जिसमें गोल्ड पे पेंट हुआ होता है या प्लेटेड होता है, ऐसी ज्वेलरी को मॉर्गेज नहीं कर सकते। और बीट्स, जो ज्वेलरी हमारे पास होती है उसमें कुछ काले पीले दाने होते हैं, उनसे लगे मंगलसूत्र, बीट्स के, अक्सर बीट्स का जो प्रयोग है वो मंगलसूत्र में होता है, तो मंगलसूत्र इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि उसमें बीट्स होते हैं। तो अगर आप उसको बीट्स को हटा देंगे तो वो एक छोटा सा टुकड़ा बन जाएगा, या फिर वो पूरा एक ज्वेलरी नहीं कहलाएगा। तो इसलिए अधिकतर कंपनीज बीट्स ज्वेलरी रखने के लिए सहमत नहीं होती।
यहाँ पे हम लोगों ने अब देखा कि क्या चीज़ें हम रख सकते हैं क्या नहीं। तो टाइप ऑफ एसेट्स हमारा यहाँ पे पूरा होता है। अब आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोन प्रोवाइडर, यानी कि आपको किससे लोन लेना है। चलिए इस पे भी जानकारी एकत्रित कर लेते हैं कि आपको लोन किस पे और किस से लेना चाहिए। अब यहाँ पे हम अगर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोन प्रोवाइडर की बात करें तो यहाँ पे जो है दो खाते हैं। सबसे पहले है बैंक्स और उसके बाद है एनबीएफसीज। ये दो मेजर हैं जिनसे लोग अक्सर लेते हैं। बैंक्स हो गए जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई, एक्सिस, बहुत सारे जितने भी आपके बैंक्स हैं वो सब गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं। उनकी ब्रांच में आप जाइए, आपको गोल्ड लोन के लिए वो असिस्ट कर देंगे। एनबीएफसी कंपनीज होती हैं जैसे कि आपके आईआईएफएल हो गया और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, मुथूट हो गया। दे आर एनबीएफसीज जो कि आपको लोन प्रोवाइड करती हैं। टाटा, बहुत सारी एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो लोन प्रोवाइड करती हैं। और एक होता है कंपनीज जैसे कि मन्नापुरम हो गया। ये कंपनीज हैं, ये एनबीएफसी नहीं है लेकिन ये कंपनीज में आती हैं। ये कंपनीज आपको देती हैं लोन, लेकिन हालांकि इनका रजिस्ट्रेशन एनबीएफसीज में भी होता है, लेकिन ये रेगुलर एनबीएफसीज नहीं है, ये गोल्ड लोन की एनबीएफसीज हैं, लेकिन कंपनीज की के श्रेणी में अधिकतर इनको रखा जा सकता है। तो यहाँ पे तीन कैटेगरी होती है, बैंक्स, एनबीएफसीज और कंपनीज। आप इन तीनों में से किसी से भी लोन ले लीजिए, प्रेफर कीजिए बैंक से या फिर उसके बाद एनबीएफसी से, लेकिन किसी भी प्राइवेट डीलर या प्राइवेट जूलर के पास जाके आप गोल्ड लोन लेने से बचें, क्योंकि उसमें आपके साथ धोखाधड़ी होने की, ऑर्नामेंट्स बदले जाने की, वापसी के समय आपको अधिक परेशान होने की संभावनाएं रहती हैं। हो सकता है कि वो ज्वेलरी जो आपको वापस की जाए वो एक्चुअल में उतनी प्योरिटी की ना हो। तो आपको ऐसी जगहों पे जो प्राइवेट फाइनेंसर्स हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा जांच परख कर ही इस तरीके के कदम आगे बढ़ाने चाहिए। मेरी ये पर्सनल राय है कि आप बैंक्स और एनबीएफसीज में ही अपने गोल्ड को मॉर्गेज करें। तो यहाँ पे हमारे पास तीसरी भी कंडीशन पूरी हो गई कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोन प्रोवाइडर। पहले हमने देखा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ नीड्स कैसे करनी है, हमारी नीड की कैसे पहचानना है, टाइप ऑफ एसेट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोन प्रोवाइडर। अब हमारे पास चौथा पॉइंट आता है प्रोसेस का। प्रोसेस में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे अगर प्रोसेस को समझा जाए कि गोल्ड लोन में प्रोसेस किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है अपॉइंटमेंट और विजिट। देखिए जब भी आप गोल्ड लोन के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले कंपनीज या बैंक्स में जाना पड़ता है, या तो आप जाएंगे या फिर आप इन्हें कॉल करेंगे तो ये होम विजिट करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस आता है आपका अपॉइंटमेंट या विजिट। वो लोग आप या तो आपके घर पे आएंगे या आप ब्रांच जाएंगे। तो ये पहला प्रोसेस है कि आपको एक अपॉइंटमेंट या विजिट मिलती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है प्रोसेस का, क्लासिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ एसेट्स। देखिए जो भी कंपनी के ऑथराइज पर्सन आते हैं या आप जब जाते हैं तो वो सबसे पहले ये देखते हैं कि आपकी एसेट्स क्या क्या है जो आप मॉर्गेज करना चाहते हैं। आप कहेंगे कि मेरे पास जी ये हार है, ये मेरे पास चेन है, मेरे पास 2 स्टड्स हैं, 5 रिंग्स हैं, ये गोल्ड की हैं और मैं इन्हें मॉर्गेज कराना चाहता हूँ। तो क्लासिफिकेशन एंड सिलेक्शन, हम उसी में से वो देख लेंगे कि सर ये चीज़ें तो नहीं रख सकते, आप ये चीज़ों को मॉर्गेज कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं आगे इसकी कार्रवाई शुरू करता हूँ। तो क्लासिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ एसेट्स। इसके बाद जो प्रोसेस आता है वो आता है वेट ऑफ एसेट्स, यानी कि उनका कितना भार है। हर एक चीज का बड़ी ही बारीकी से उनके पास मेजरमेंट टूल होते हैं। अगर वो घर पे आए हैं आपके, तो आपके ऑर्नामेंट्स जो आपकी ज्वेलरी एसेट्स हैं उसका एक एक का आपके सामने बारीकी से उसका नापतोल होता है, उसका भार कितना है, उसका वेट कितना है। ये सब प्रोसेस का एक हिस्सा है। उसका वेट करके कागज़ पे या उनके पास जो भी नोटेबल जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो उस पर नोट कर लेते हैं कि किस ऑर्नामेंट का क्या वेट है। क्लासिफिकेशन के बाद वेट ऑफ एसेट्स। इसके बाद आता है प्योरिटी मेजरमेंट। अब आपका वेट हो गया, सारा वेट नोट हो गया, कितने तोला सोना आप रखने हैं, कितना ऑर्नामेंट्स हैं, 15 आइटम्स हैं, उनका इतना वेट है, हर किसी का इंडिविजुअल वेट लिखा रहता है। फिर उसकी प्योरिटी होती है। वो प्योरिटी जांचते हैं कि कौन सी ऑर्नामेंट कितने कैटेगरी की प्योर है। 18 कैरेट, 20, 22, 24 का कोई ऑर्नामेंट होता नहीं क्योंकि वो बहुत ही लचीला बन जाता है और टूट जाता है, इसलिए 22 कैरेट तक का सर्वोत्तम ऑर्नामेंट माना जाता है। और सबसे जो मिलावट का निम्न माना जाता है वो 18 कैरेट तक का मार्केट में लोग बेचते हैं। और 20 कैरेट का है, 22 कैरेट का बोल के वो आप सभी जानते हैं, लेकिन 18 से नीचे का अधिकतर कंपनीज सोना एक्सेप्ट नहीं करती।
तो यहाँ पे आपकी प्योरिटी भी मेजरमेंट की जाती है। इसके बाद प्रोसेस में आता है 18, 20, 22 कैरेट गोल्ड कैन प्रोसेस। ये मैंने आपको बता दिया। 22 कैरेट का बोला जाता है, आजकल हॉलमार्क आ रहे हैं 916 और बहुत सारे आई डोंट नो क्या क्या उसमें मेजरमेंट के टूल्स हैं। तो यहाँ पे 18 कैरेट का है, 20 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, ये गोल्ड का आप यहाँ पे मॉर्गेज कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रोसेस आता है वो आता है आपका प्रेजेंट डे गोल्ड लोन रेट एप्लीकेबल। अगर आज की जो डेट में रेट है गोल्ड का, कल क्या रेट था या जब आपने खरीदा तब क्या रेट था, उससे कोई मतलब नहीं है। आज की डेट में जो गोल्ड का 22 कैरेट का अगर आपकी ज्वेलरी है तो उसका क्या रेट है, 20 कैरेट का क्या रेट है और 18 कैरेट का क्या रेट है। ये गोल्ड उसी हिसाब से प्रोसेस होता है। आप सपोज कीजिए कि आपकी ज्वेलरी जो है वो 20 कैरेट की है सारी, तो 20 कैरेट का आज की डेट में क्या रेट है वो गूगल करके भी आप देख सकते हैं, वो सब आपको दिख जाता है। तो प्रेजेंट डे गोल्ड लोन रेट जो है उस पर एप्लीकेबल होगा। देन इसके बाद आता है 70% से 85% ऑफ लोन। अब सपोज कीजिए आपके पास 10 ग्राम सोना है 20 कैरेट में। अब 20 कैरेट का अगर आज का रेट 5,000 रुपये पर ग्राम है और आपके पास 10 ग्राम सोना है, तो उसका पूरा एक ग्रॉस आ जाएगा कि आपके पास 10 ग्राम सोना है और 5,000 रुपये पर ग्राम का रेट चल रहा है, तो 50,000 रुपये का ये सोना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, 50,000 रुपये का ये आपका गोल्ड है मार्केट वैल्यू का, उसका हम 70% ही आपको लोन दे सकते हैं। यानी 50,000 का अगर सोना है तो 35,000 रुपये ही आपको गोल्ड का लोन मिलेगा। ये कम भी हो सकता है, कुछ कंपनीज 60% पे भी चली जाती हैं, 50% पे भी चली जाती हैं, आपके लोन की आधी कीमत का भी लोन देती हैं। उसमें फ़ायदा आपको क्या होता है कि आपका जो रेट है वो बहुत कम लग जाता है। देखिए, जितना गोल्ड कंपनीज के पास रिजर्व लोन अमाउंट रहेगा उतना आपको रेट में वो रियायत दे देगी। इस चीज़ को आगे और समझेंगे तरीके से। 85% यानी आपकी ज़रूरत है 50,000 रुपये का आपका गोल्ड है और आपको मैक्सिमम चाहिए लोन अमाउंट, आपको अधिकतम से अधिकतम चाहिए, उस पर जितना बन सकता है, तो मैक्सिमम 85% तक लोन वैल्यू का माफ़ कीजिएगा, जो आपकी गोल्ड की वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू उसका 85% तक आपको वो लोग लोन दे सकते हैं। यानी कि अगर 1 लाख रुपए की आपकी ज्वेलरी की आपकी मार्केट वैल्यू निकली है तो आपको 85,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। तो यहाँ पे हमने प्रोसेस के बारे में भी जान लिया कि हमारा गोल्ड लोन का प्रोसेस कैसे होता है। अब आखिरी हमारे पास कंटेंट यहाँ पे बचता है डिसबर्समेंट का, कि हमें डिसबर्समेंट गोल्ड लोन में कैसे होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही रोचक। चलते हैं डिसबर्समेंट की तरफ। तो इतने सारे प्रोसेस करने के बाद डिसबर्समेंट जब हम शुरू करते हैं तो डिसबर्समेंट में सबसे पहले वही आता है, डिसबर्समेंट का भी प्रोसेस की अपॉइंटमेंट और विजिट होती है। सपोज कीजिए आपने एसेस करा दिया, आप उसी दिन डिसबर्समेंट भी कराना चाहते हैं तो वह भी पॉसिबल है, या आप एसेस करा लीजिए फिर उसके बाद उन्हें कोई दूसरे दिन का टाइम देते हैं तो भी प्रोसेस आपका हो जाता है। लेकिन ये जो प्रोसेस और डिसबर्समेंट में फ़र्क क्या है ये आपको मैं आगे बताता हूँ इसी स्लाइड पे। आपका पहले अपॉइंटमेंट होता है, विजिट होती है, प्रेजेंटेशन ऑफ एसेट्स होती हैं, आप अपना गोल्ड दिखाते हैं, अपनी एसेट दिखाते हैं कि मेरे पास ये ऑर्नामेंट है, ये मेरे पास गोल्ड की ज्वेलरी है। फिर उसके बाद वेट ऑफ एसेट्स होता है, उनका भार किया जाता है, जो जो आपकी एप्लीकेबल रखने लायक या योग्य जो भी आपकी एसेट्स हैं उनका भार किया जाता है। और फिर उसके बाद प्योरिटी असेसमेंट होता है, यानी कि उनकी जो प्योरिटी है वो देखी जाती है कि कितने कैरेट ये आपके ऑर्नामेंट्स हैं। जब इनका प्योरिटी असेसमेंट हो जाता है तो लोन असेसमेंट किया जाता है कि आपका 1 लाख रुपए का सोना है, 5 लाख रुपए का सोना है, तो आपको उसका 70% 60% कितना देना है, ये लोन का असेसमेंट होता है। यहाँ पे जब आपका लोन एसेस हो जाता है कि आपको 5 लाख रुपए की ज्वेलरी पे 3.5 लाख रुपए लोन मिलेगा या 4 लाख रुपए मिलेगा, उसके बाद आपके केवाईसी मांगे जाते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपने ज्वेलरी जो भी आप दे रहे हैं उसकी कोई रसीद नहीं मांगी जाती कि आपने कब बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, या सोर्स ऑफ पेमेंट क्या था जब आपने ज्वेलरी खरीदी, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता। आपको सिर्फ यहाँ पे केवाईसी अपने देने होते हैं, क्योंकि ज्वेलरी आपके पोजीशन में है। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो जिसके पोजीशन में होता है, जैसे नोट है, नोट अगर आपकी जेब में है तो वो आपका ही कहलाएगा, अगर किसी और की जेब में तो फिर वो उसका हो जाता है। गोल्ड भी पोजीशन प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, गोल्ड में सिर्फ पोजीशन ही डिक्लेयर करना होता है, जो पोजीशन आपके पास है वो आपका है। आपको केवाईसी देने होते हैं अपने, इन केवाईसी के बेस पे ही आपका आगे लोन प्रोसेस होता है।
और आजकल सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। केवाईसी देने के बाद ऑनलाइन आपका लोन क्रिएट हो जाता है। जो बैंक या एनबीएफसी के जो भी आप ऑफिशियल्स हैं वो आपका लोन ऑनलाइन क्रिएट कर देते हैं। आपके केवाईसी पैन कार्ड आधार कार्ड मस्ट है, पैन कार्ड और आधार कार्ड होने चाहिए। जिस एड्रेस पे आपने उन्हें बुलाया है वो ऑलरेडी वहाँ पे विजिट क्रिएट करके आते हैं। तो याद रखिएगा आपका आधार कार्ड का एड्रेस जिस एड्रेस पे आप बुला रहे हैं उससे मैच होना चाहिए। अगर नहीं है तो थोड़ा सा लोन देने में दिक्कत आती है, आपको कैटेगरी बी के केवाईसी आपको देने पड़ते हैं और डीम्ड केवाईसी भी आपसे मांगे जा सकते हैं। डीम्ड केवाईसी के लिए मेरी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। ई केवाईसी और केवाईसी के प्रोसेस मास्टर डायरेक्शन मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे लोन क्रिएशन हो जाता है। लोन क्रिएशन के बाद आपका अमाउंट ट्रांसफ़र का प्रोसेस शुरू होता है। अमाउंट ट्रांसफ़र के लिए आपके कैंसिल चेक की कॉपी चाहिए होती है और इसके अलावा आपका अकाउंट जो है वो कोशिश कीजिए 6 महीने पुराना होना चाहिए और आपके ही नाम पे होना चाहिए। जो अकाउंट में आपका नाम है उसी अकाउंट का आपके नाम का उसी के अकाउंट का आपका आधार कार्ड पैन कार्ड मैच होना चाहिए, प्लस आपके जो कैंसिल चेक है वो भी उसी केवाईसी से मैच होना चाहिए। ये सब होने के बाद आपके अमाउंट ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और विद इन हाफ एन आवर आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। गोल्ड लोन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सिंपल है। आपको सिर्फ अपनी एसेट्स क्रिएट करके देनी होती है। होम सर्विस है पूरी तरीके से, कहीं नहीं जाना होता, आपके घर पे होम सर्विस मिलती है और आपको ऑन द स्पॉट अमाउंट ट्रांसफ़र होता है। ऐसा नहीं है कि आपका गोल्ड लेके वो चले गए और अभी तक आपके पास पैसा नहीं आया। आप उन्हें रोक के रखिए, आप बोलिए कि मेरा अमाउंट आप ट्रांसफ़र करिए, मुझे आप रिसिप्ट दीजिए कि आप क्या क्या लेके जा रहे हैं। तो ये आप लिए बगैर जो बैंक ऑफिशियल्स हैं, जो ये एनबीएफसी कंपनीज ऑफिशियल्स हैं, उन्हें मत जाने दीजिए। या आप वहाँ पे अगर विजिट कर रहे हैं तो आप वहाँ से तब तक मत निकलिए जब तक आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र ना हो जाए या आपको पैसे मिल ना जाए। कुछ कंपनीज कैश देती हैं, कुछ अकाउंट ट्रांसफ़र करती हैं। ये आपके ऊपर है कि अमाउंट कितना है। वैसे अगर 2 लाख से ऊपर या 1.5 लाख से ऊपर का कोई अमाउंट है तो वो अक्सर कंपनीज उसको अकाउंट ट्रांसफ़र ही करती हैं, जो सेफ़ भी है। कैश लेने से अच्छा है कि आप उसमें अकाउंट ट्रांसफ़र कराएं। तो ये प्रक्रिया थी और जब तक आपको रिसिप्ट ना मिले उसमें पूरी जांच कर लीजिए। टेन्योर यहाँ तक कि उसका पूरा कितने ऑर्नामेंट आपने दिए हैं, उनका वेट क्या है, कितना लोन अमाउंट है और ये ईएमआई आपकी जो है वो किस हिसाब से आपको देनी है। ये पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आप बैंक ऑफिशियल्स को थैंक यू कहिए, या वहाँ अगर आपने ब्रांच विजिट करी है तो ब्रांच से निकलिए, या फिर आपके घर आए हैं तो उन्हें फिर उनके वो जा सकते हैं। लेकिन अगर वो चले गए और आपके पास अमाउंट नहीं आया तो संभावनाएं हैं कि देखिए गोल्ड आपका चला गया लेकिन अगर अमाउंट नहीं आया और रिसिप्ट ना मिले तो ये एक बहुत ही संदेहास्पद स्थिति हो जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ही मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये प्रोसेस आप ज़रूर ध्यान से फॉलो करें। तो ये थी वो सारी बारीकियां, वो जानकारियां जो गोल्ड लोन लेने से पहले आपको लेनी चाहिए, समझनी चाहिए कि गोल्ड लोन है क्या, कैसे प्रोसेस होता है, क्या तरीका है लेने का। एक्चुअल में जब गोल्ड लोन कंपनीज या बैंक या एनबीएफसी देती हैं तो वो किस तरीके से आपको गोल्ड को प्रोसेस करती हैं, इवेल्युएट करती हैं और आपके आपके गोल्ड की प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से कितना लोन मिल सकता है, कितने टेन्योर के लिए आपको मिल सकता है। देखिए, टेन्योर की जहां तक बात है, बहुत सारी कंपनीज जो है वो 1 महीने के लिए या गोल्ड लोन छोटी अवधि के लिए ही दिया जाता है, 5 साल या 10 साल के लिए नहीं होता जैसे और बाकी के कुछ रेगुलर लोन्स होते हैं। गोल्ड लोन छोटी अवधि के लिए दिया जाने वाला लोन है, जैसे कि 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने। अब उसमें क्या होता है कि हर 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद आपका गोल्ड रिन्यू कर देती है कंपनीज। यानी कि अगर किसी कंपनी से आपने गोल्ड लोन लिया है, अक्सर ये बात हम लोग नहीं पूछते कि कितने टेन्योर के लिए वो कंपनीज दे रही है। तो वो 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने के लिए होता है या 3 महीने के लिए भी होता है। तो यानी कि जो रेट आपको ऑफर किया गया है वो रेट 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने के लिए ही वैलिड है। अब उसके बाद आपकी जो रिसिप्ट है, जो आपकी कह सकते हैं कि जो पावती है वो रिन्यू होती है। यानी कि 9 महीने का लोन है तो 9 महीने बाद आपकी वो जो रिसिप्ट है जो आपको मिलती है कंपनी से, बैंक से, एनबीएफसी से, वो नई इशू होती है। आपको वो फोन करेंगे, आपको सूचना देंगे कि आपका ये जो लोन का टेन्योर है ये खत्म होने वाला है। आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है कि आपने 5 लाख का लोन लिया था, 2 लाख का लिया था, कि आपको वापस करना है उसकी लोन की अवधि खत्म होने पे। नहीं, जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो उस आउटस्टैंडिंग को रिन्यू कर देते हैं और एक नई रिसिप्ट बना देते हैं। वो रिसिप्ट जरूर लीजिए। बहुत सारे मेरे दर्शक ऐसे हैं जो अपना टेन्योर पूरा, उन्हें पता ही नहीं है कि टेन्योर कितने महीने का है
और उसके बाद भी वो रिसिप्ट नहीं लेते। ये आपके हित में है, ये आपका अधिकार है कि आपके पास वो रिसिप्ट जो रिन्यू होके आई है आपके पास हो। आप अपने बैंक अधिकारी से या जो कंपनी का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है जिससे आपने लोन ये लिया है, उसका नंबर सेव करके रखें और उसे ये ज़रूर पूछें कि ये लोन कितने महीने के लिए दिया गया है। और उस लोन की तारीख आने से पहले उसे रिन्यू करा के रिसिप्ट ओरिजिनल ज़रूर ले लें। अब सवाल आता है कि आप लोन का इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे? देखिए, गोल्ड लोन में एक सबसे बड़ी एक जो आपको कन्वीनियंस ही मिलती है कि आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, तो आपको 1 लाख रुपए के लोन पे एक निश्चित जो इंटरेस्ट है सिर्फ वही पे करना है। यानी कि अगर आपने लोन लिया है करीब 7 लाख रुपए का या 5 लाख रुपए का, तो आपको 1 या 1.5% के आसपास उसका ब्याज होता है, यानी कि 10,000 या 15,000 रुपए आपको देने होंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपको इसका रिटर्न कैसे करना है। सपोज़ कीजिए आपने कोई भी लोन लिया है 12 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, अवधि कुछ भी हो सकती है। अब आपको इसका रीपेमेंट कैसे करना है, जहाँ सबसे ज़्यादा सिबिल डिफ़ॉल्ट नोटेड होते हैं। याद रखिए, गोल्ड लोन में अगर आप पेमेंट मिस करते हैं, इंटरेस्ट मिस करते हैं, तारीख के बाद पे करते हैं, 1 या 2 दिन बाद करते हैं, तो आपके सिबिल पे इम्पैक्ट उतना ही पड़ता है जितना कि आपके रेगुलर लोन पे डिफ़ॉल्ट करने पे पड़ता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे कोई रिकवरी एजेंट आपको फ़ोन नहीं करता या आपको परेशान नहीं करता, आपकी ईएमआई बाउंस हो गई, आपके पैसे नहीं आए, आपका इंटरेस्ट स्लिप हो गया है, वो रेट बढ़ जाता है। अगर आपने लगभग कह सकते हैं कि 10% या 11% पे आजकल जो है हायर लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है। अगर आपने अपनी ईएमआई या जो आपका ड्यू डेट है इंटरेस्ट पेमेंट का वो मिस कर दिया, तो आपका सिबिल में सबसे पहले रिपोर्ट होता है, प्लस आपके पास रिकवरी का कॉल नहीं आएगा, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ा दिया जाएगा। अगर आपने 11% पे लिया है तो वो 14 या 15% पे हो जाएगा और ये बढ़ता जाएगा। अगर आपने अगली डेट भी मिस कर दी और 2 दिन बाद भी पैसे दिए, भले ही आपने ज़्यादा दे दिए, लेकिन तब भी वो बढ़ता रहेगा और एंड में एक समय 36% पहुँच जाएगा। यानी कि जो लोन आपने 11% पे लिया था, वो अब बढ़कर 36% पे पहुँच गया है। यानी कि आप मान के चलिए कि अगर आप 5 लाख रुपए पे या 1 लाख रुपए पे 1,000 रुपए दे रहा था महीना, या आप 5 लाख रुपए का गोल्ड लोन लेते हैं, तो आप 5,000 रुपए महीने का ब्याज दे रहे थे, वो बढ़कर आपका 36% पे हो जाएगा, करीब-करीब 20,000 रुपए के आसपास, 17 या 18,000 रुपए के आसपास, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो 2 चीज़ें ध्यान रखने वाली यहाँ पे ये है कि आपकी अगर डेट 12 तारीख है, तो आप 10 या 11 तारीख में पेमेंट करें। गोल्ड लोन के इंटरेस्ट में अभी पेमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं कितना करना चाहिए वो भी बताऊँगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि पेमेंट कब करनी चाहिए। अगर ड्यू डेट 10 तारीख की है, तो आपको 9 या 8 तारीख में पेमेंट कर देनी चाहिए, 10 तारीख को नहीं। और अगर आप 2 दिन बाद भी कर रहे हैं या 5 दिन बाद कर रहे हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट में आएगा ही आएगा। और दूसरी बात ये कि जब आप पेमेंट कर रहे हैं, अगर आपका इंटरेस्ट ड्यू है, उससे 2,000, 3,000 जितना भी आपसे हो सके उससे थोड़ा बढ़ाकर ही पेमेंट करें। अगर आपका इंटरेस्ट 20,000 रुपए का बनता है 1 महीने का या 5,000 रुपए बनता है, तो सिर्फ 5,000 मत दें। जैसा मैं क्रेडिट कार्ड में भी बताता हूँ, मेरी क्रेडिट कार्ड की एक वीडियो आप लिंक में देख लीजिए, मेरे वीडियो चैनल पे है वो। आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कैसे करें या क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ किया जाता है, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड हो या गोल्ड लोन हो जिनका इंटरेस्ट सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो अगर आपको इंटरेस्ट देना है, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि उसमें भी आपका कहीं न कहीं डीपीडी आने शुरू हो सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जितना मिनिमम अमाउंट है सिर्फ वही पे करते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ओवरड्यू में दिखाने लग जाता है कुछ समय बाद कि आपका इतना ओवरड्यू है या आपका इसमें डीपीडी भले ही ना हो लेकिन ओवरड्यू में दिखना शुरू हो जाएगा 3 पेमेंट के बाद। अगर आप 3 मिनिमम पेमेंट करते हैं तो वो ओवरड्यू में दिखना शुरू हो सकता है। तो आपको जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं गोल्ड लोन की, तो आपको मिनिमम पेमेंट से ₹5,000 अगर मिनिमम पेमेंट है तो 6,000 करिए। 15,000 15,000 या 15,500 जितनी भी पेमेंट है उससे 1,000 डेढ़ हज़ार एक्स्ट्रा ही पेमेंट करें। और यही क्रेडिट कार्ड में भी करना चाहिए कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू 4,000 है तो 4,200 रुपए ही मत दें। आप 4,500 रुपए दें, 5,000 रुपए दें, 47 रुपए दें, मतलब 300, 400, 500 रुपए बढ़ा के ही दें। इससे आपका मिनिमम पेमेंट जो 3 मिनिमम पेमेंट अगर आप करते हैं, तो वो ओवरड्यू में जा सकता है। ये आपकी हिस्ट्री के ऊपर है, बहुत सारे इसमें अदर कंडीशंस हैं, उसकी एक अलग वीडियो है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं उसमें, लेकिन उस सिचुएशन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप
पहले ही अपने मिनिमम पेमेंट से थोड़ा सा बढ़ाकर ही पेमेंट करें और कोशिश करें कि ये गोल्ड आपका जो आपकी संपत्ति है, आपकी पारिवारिक धरोहर है, जिससे आपकी भावनाएं जुड़ी हैं, किसी की भी भावनाएं जुड़ी हैं, वो गोल्ड आप जल्द से जल्द छुड़ा के अपने घर लाएं। कभी भी प्राइवेट, मैं किसी को गलत नहीं कहता, लेकिन सोच समझ के आप ये फैसला लें कि किसी ज्वेलर्स या किसी ऐसे अनरिकॉग्नाइज्ड पर्सन से लोन ना लें। कुछ मेरे ऐसे वाक्य मैंने देखे हैं जिसमें उन्होंने गोल्ड लोन लिया, लेकिन एक प्राइवेट व्यक्ति से लिया और बाद में उसी डिजाइन के गोल्ड बदल दिए गए। यानी कि आपने गोल्ड तो असली दिया था, आपने हार दिया, आपने कान के झुमके दिए, आपने अंगूठी दी, वो बिल्कुल असली थे, लेकिन जब आप उसको छुड़वा के लाए तो वो उसी डिजाइन के सेम एस नकली बना के दे दिए गए आपको। इस तरीके की धोखाधड़ी भी होती है, तो इस बात का ध्यान रखें जब आप गोल्ड लेने जाएं। मैंने भी गोल्ड लोन लिया था कुछ कंपनी से, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब मैंने लिया तो मैंने उनको वहीं पे प्योरिटी चेक करवाया और फोटोग्राफ भी ली। तो ये कुछ टूल्स हैं। देखिए, अब हर चीज तो हम बिल्कुल साउंड प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन जितनी एहतियात बरत सकते हैं उससे हम अपने आप को सुरक्षित जरूर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में गोल्ड लोन से रिलेटेड जानकारी बस इतनी ही। अगर आप इससे कुछ और आपको शंका है या आप कुछ और जानना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। इससे आपको सारी वीडियो समय पे मिलती रहेंगी। मिलते हैं एक अगले बढ़िया से टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।